नमस्कार दोस्तों, कहानीस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सुनिए और बताइए कि आपकी नज़र में दोषी कौन है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लॉकडाउन के कारण सभी की जानकारी में आई भोपाल की इस सच्ची कहानी में असली दोषी कौन है, यह मैं आपको वाकये के आखिर में बता पाऊंगी, जिसकी अपनी वजह भी है। मिसेस वर्मा कोई 17 साल की अल्लड़ हाई स्कूल की स्टूडेंट नहीं है जिसे नादान, दीवानी या बावली करार देते हुए बात हवा में उड़ा दी जाए। यहाँ सवाल दो गृहस्थियों और 3 जिंदगियों का है, इसलिए फैसला करना मुझे तो क्या, आपको। और मामला अगर अदालत में गया तो किसी जज को लेना भी कोई आसान काम नहीं होगा। जब कोई पेशेवर लिखने वाला किसी घटना को कहानी की शक्ल देता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें से पहली और अहम यह होती है कि वह इतने संभल कर लिखे कि किसी भी पात्र के साथ ज्यादती ना हो। इसलिए कभी कभी क्या, अक्सर उस पात्र की जगह खुद को रखकर सोचना जरूरी हो जाता है। चूंकि इस कहानी का मुख्य पात्र 45 वर्षीय रोहित है, इसलिए बात उसी से शुरू करना बेहतर होगा। हालांकि इस प्लेटोनिक और मैच्योर लव स्टोरी की केंद्रीय पात्र 57 वर्षीय श्रीमती वर्मा है, जिनका जिक्र ऊपर आया है। श्रीमती वर्मा भोपाल के एक सरकारी विभाग में अफसर हैं, लेकिन चूंकि विधवा हैं, इसलिए सभी के लिए उत्सुकता, आकर्षण और दिखावटी सहानुभूति की पात्र रहती हैं। दिखने में भी ठीक ठाक और फिट हैं, लेकिन ठीक वैसे ही रहना उनकी मजबूरी है जैसे कि समाज चाहता है। हालांकि कामकाजी होने के चलते कई वर्जनाओं और बंदिशों से उन्हें छूट मिली हुई है, पर याद रहे, इसे आजादी समझने की भूल ना की जाए। कार्यस्थल पर और रिश्तेदारी में हर किसी की नजर उन पर रहती है कि कहीं वे विधवा जीवन के उसूल तो नहीं तोड़ रही। ऐसे लोगों को मैं सीसीटीवी कैमरे के खिताब से नवाजती रहती हूँ, जिन्हें दूसरों की जिंदगी में ताक झांक अपनी जिम्मेदारी लगती है। उनकी पति की मृत्यु कोई 10 साल पहले हुई थी, लिहाजा वे टूट तो तभी गई थी, लेकिन जीने का एक खूबसूरत बहाना और मकसद इकलौता बेटा था, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी। उम्मीद थी कि बहू आएगी तो घर में चहल पहल और रौनक लेकर आएगी। कुछ साल बाद किलकारियां घर में गूंजेंगी और उन्हें जीने का एक नया बहाना और मकसद मिल जाएगा। उम्मीद तो यह भी उन्हें थी कि बहू के आने के बाद उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, जो उन्हें काट खाने को दौड़ता था। कहने को तो बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि कहने को ही उनके पास सब कुछ था। खासी पगार वाली सरकारी नौकरी, रचना नगर जैसे पॉश इलाके में खुद का घर और जवान होता बेटा, लेकिन जो नहीं था उसकी भरपाई इन चीजों से होना असंभव सी बात थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया और वे एक आस लिए जीती रही। यह आस भी जल टूट गई। बहू वैसी नहीं निकली जैसी वे उम्मीद कर रही थी। बेटे ने भी शादी के तुरंत बाद रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ मेरी नजर में इस बात यानी खटपट के कोई खास माने नहीं, क्योंकि ऐसा हर घर में होता है कि बहू आई नहीं कि मन मुटाव शुरू हुआ और जल्द ही चूल्हे भी दो हो जाते हैं। लेकिन जाने क्यों श्रीमती वर्मा से मुझे सहानुभूति इस मामले में हो रही है, लेकिन पूरा दोष मैं उनके बेटे और बहू को नहीं दे सकती। ऊपर से देखने में सब सामान्य दिख रहा था, पर श्रीमती वर्मा की मनोदशा हर कोई नहीं समझ सकता था, जो 10 साल की अपनी सूनी और बेरंग जिंदगी का सिला बेटे बहू से चाह रही थी। कहानी में जो आगे आ रहा है उसका इस मनोदशा से गहरा ताल्लुक है, जिसने खासा फसाद 30 अप्रैल को खड़ा कर दिया। इस दिन भी लोग असमंजस में थे कि 3 मई को लॉकडाउन हटेगा
या फिर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। बात सच भी है कि कोरोना के खतरे को गंभीरता से समझने वाले भी लॉकडाउन से आजिज तो आ गए थे। खास तौर से वे लोग जो अकेले हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा वे लोग परेशानी और तनाव महसूस कर रहे थे, जो घरों में और जो घर में औरों के होते हुए भी तन्हा थे, जैसे कि श्रीमती वर्मा। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि कहानी में गैर जरूरी और ज्यादा सस्पेंस पैदा करने की गरज से मैं उसे लंबा खींचे जा रही हूँ। मुझे सीधे कह देना चाहिए कि श्रीमती वर्मा अपने सहकर्मी रोहित से प्यार करने लगी थी, जो उम्र में उनसे 2-4 नहीं बल्कि 12 साल छोटा था। और काबिले गौर बात यह है कि शादीशुदा था। रोहित की पत्नी का नाम मैं सहूलियत के लिए रश्मि रख लेती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वाकई नहीं मालूम कि रोहित और रश्मि के बाल बच्चे हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि शादी के 14 साल बाद भी दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी। ये लोग भी भोपाल के दूसरे पॉश इलाके चूना भट्टी में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफ्तर भी बंद है, इसलिए श्रीमती वर्मा और रोहित एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। चूना भट्टी और रचना नगर के बीच की दूरी कोई 8 किलोमीटर है। रास्ते में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी है, जिससे इज्जतदार मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा डरते हैं और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इससे फायदा यह है कि वे खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाए हुए हैं। नुकसान यह है प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे से रूबरू नहीं मिल पा रहे। जुदाई का यह वक्त उन पति पत्नियों पर भी भारी पड़ रहा है जो एक दूसरे से दूर या अलग फंस गए हैं। जिन्हें सहूलियत है वे तो वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखते दिल का हाल बयां कर पा रहे हैं, लेकिन शायद श्रीमती वर्मा और रोहित को यह सहूलियत नहीं थी, और थी भी तो बहुत सीमित रही होगी, क्योंकि रश्मि घर में थी। श्रीमती वर्मा तो एक बार की अपने बेडरूम से वीडियो कॉल कर भी सकती थी, लेकिन रोहित यह रिस्क नहीं ले सकता था। जिस प्यार या अफेयर पर 10 साल से पर्दा पड़ा था और जो चोरी चोरी चुपके चुपके परवान चढ़ चुका था, वह पर्दा अगर जरा सी बेसब्री में उठ जाता तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन ना करते ऐसा हो ही गया। 30 अप्रैल की सुबह श्रीमती वर्मा रोहित के घर पहुंच गई। कहने को तो अब कहानी में कुछ खास नहीं रह गया है, लेकिन मेरी नजर में कहानी शुरू ही अब होती है। रश्मि किचन से चाय बनाकर निकली तो उसने देखा कि रोहित एक महिला से पूरे अपनेपन और अंतरंगता से बतिया रहा है, तो उसका माथा ठनक उठा। खुद पर काबू रखते उसने जब इस बात का लब्बो लुआब जानना चाहा तो सच सुनकर उसके हाथ के तोते उड़ गए। श्रीमती वर्मा ने पूरी दिलेरी से कहा कि वे और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और लॉकडाउन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वे रोहित से मिलने चली आई। इतना सुनना भर था कि रश्मि का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सवालिया निगाहों से रोहित की तरफ देखा तो माजरा झट से उसकी समझ में आ गया। चोर निगाहों से इधर उधर देखते रोहित की हिम्मत पत्नी से निगाहें मिलाकर बात करने की नहीं पड़ी। रश्मि की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी, लिहाजा वह आपाक होते हिस्टीरिया और स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों जैसी पट पड़ी। जब एक पत्नी का भरोसा आंखों के सामने पति पर से उठता है तो उसकी हालत क्या होती होगी, यह सहज समझा जा सकता है। अब ड्राइंग रूम में कहानी के तीनों प्रमुख किरदार मौजूद थे और अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर रहे थे। खामोशी से शुरू हुई बात जल्द ही कलह और तू मैं में बदल गई। रोहित बेचारा बना प्रेमिका और पत्नी के बीच अपराधियों सरीखा खड़ा था। उसके चेहरे से मास्क यानी नकाब उतर चुका था। कहते हैं
सौत पुतले या मिट्टी की भी नहीं सुहाती। फिर यहाँ तो रश्मि के सामने साक्षात श्रीमती वर्मा खड़ी थी, जिनके चेहरे या बातों में कोई गिल्ट नहीं था। उल्टे हाथ तो तब हो गई जब बात पढ़ते देख उन्होंने रश्मि से यह कहा कि चाहो तो मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन मेरा रोहित मुझे दे दो, मुझे उसके साथ रह लेने दो। लेकिन यह उम्मीद तो उससे की जा सकती है कि वह श्रीमती वर्मा की हालत समझे। रोहित ने उन्हें बुरे वक्त में सहारा दिया, इसके लिए वह उसकी तारीफ भले ही ना करे और कर भी नहीं सकती, लेकिन महिला होने के नाते यह तो समझ ही सकती है कि पति की प्रेमिका किन हालातों में उसके नजदीक आई और इस तरह 10 साल रोहित के साथ गुजारे कि किसी को हवा तक नहीं लगी। वैसे भी यह विवाहेतर संबंधों का पहला या आखिरी उजागर मामला नहीं है। कहानी को दिए शीर्षक के मुताबिक यह बताना भी मेरी जिम्मेदारी है कि अगर सभी बेगुनाह हैं तो फिर दोषी कौन है। उसका नाम बताने के पहले मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसे मामले जब तक उजागर नहीं होते तब तक कोई नोटिस नहीं लेता, यानी ढका रहे तो गुनाह नहीं रह जाता। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में दोषी कौन है और कहानी आपको कैसी लगी। आप 10 में से कितने नंबर मुझे दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। निवेदन है कि कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कहानी की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोगों के लिए दूसरी कहानी लाऊंगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ।